विद्यार्थियों, आज हम कविता, कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया के विषय में बताने जा रहे हैं, जो सिलेबस में नया जुड़ा है। तो हम देखते हैं कविता से पहला पॉइंट है कविता होती क्या है, इसके विषय में हम जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कविता का एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसी तरह कविता होती है। तो कविता कुछ विषय कुछ भी क्यों न हो, विषय मायने नहीं रखता। हालांकि अगर अच्छा विषय है तो उस पर कविता अच्छी होगी, परंतु विषय कोई भी हो, अगर लिखी हुई, बोली हुई या गुनगुनाई हुई पंक्तियां हमारे मन को छूती है, हमारे अंतःचेतना पर प्रभाव डालती है, हमारे संवेदनाओं को जगा देती है, अगर इस तरह की कोई पंक्ति है तो ऐसी पंक्ति को ही कविता कहा जाता है। जो हमारे मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ दे, सुनकर हम गुनगुनाने लगे, इस तरह की जो पंक्तियां होती है वही कविता होती है। कविता के विषय में कुछ विद्वानों की हम परिभाषा को देखते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने कविता के विषय में परिभाषा दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस की अनुभूति करा देने वाली वाणी ही काव्य है। हालांकि रस की अनुभूति हमें गद्य में भी हो जाता है, परंतु आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है कि रस की अनुभूति करा देने वाली जो वाणी है या वही वाणी कविता है, काव्य है। पंडित जगन्नाथ जी का डिफिनेशन हम देखते हैं, परिभाषा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी सुंदर अर्थ को प्रकट करने वाली रचना ही काव्य है। सुंदर अर्थ को प्रकट करने वाली जो रचना है वही काव्य है। तो कविता के विषय में हमें थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हुआ। आगे देखते हैं। कविता में शब्द चयन का महत्व, बहुत बड़ा महत्व है। शब्द चयन का कविता में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अच्छे शब्दों के चयन से ही अच्छी कविता बन सकती है। कविता में सार्थक शब्दों का चयन कविता के स्वरूप को आकर्षक बनाती है। अगर सार्थक अर्थ के साथ जिस भाव को हम प्रकट करना चाहते हैं, जिस भाव को हम बताना चाहते हैं, उसी के अनुरूप शब्द का चयन होना चाहिए। कवि की कल्पना शब्दों के सार्थक चुनाव के द्वारा ही अपने सुंदरतम रूप में साकार होती है। कवि जो भाव बताना चाहता है उसके अनुरूप सुंदर से सुंदरतम शब्दों का जब सिलेक्शन करेगा, चुनाव करेगा और उन शब्दों का जब प्रयोग करेगा अपनी कविता में, तभी वह सुंदर साकार रूप धारण करेगी कविता। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है कि एक अच्छी कविता के गुण, और इसमें अगर जानना चाहते हैं शब्द चयन के महत्व, तो हम कह सकते हैं इसमें कि अपने हृदय की बातों को कहने के लिए कवि ऐसे विशिष्ट शब्दों का चयन करता है, ऐसे विशेष शब्दों का चयन करता है जिससे रचना प्रभावशाली बन सके। इसमें यह महत्वपूर्ण है। एक अच्छी कविता के गुण क्या होने चाहिए, क्या होते हैं? तो एक अच्छी कविता में मन मस्तिष्क को आकर्षित करने का गुण होता है। मन और मस्तिष्क को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है जो एक अच्छी कविता होती है। उसके भाव, उसके लय सुन करके हम गुनगुनाने लगते हैं, उसे बार बार सुनने अथवा पढ़ने का मन करता है। अच्छी कविता की विशेषता यही होती है कि उसे बार बार सुनने और पढ़ने का हमें मन करेगा। पुष्प की अभिलाषा जो लिखे हैं कवि ने कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ऐसी ऐसी कविताएं होती है जो हमारे मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ती है। पढ़ने या सुनने के बाद भी वह भूलती नहीं, उसके भाव मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं रह जाता है। स्मृति में बार बार कविता के भाव, पंक्तियां कौंधती रहती है, हृदय में हिलोरे लेता है और कविता के भावों से चारों तरफ मन और मस्तिष्क प्रसन्न हो जाता है। या अगर करुण रस की है तो दुख भर देता है, रस का संचार कर देता है। यदा कदा हम उसे गुनगुनाने का प्रयास करते हैं
या फिर अवसर पाते ही उस पर चर्चा करने लगते हैं। कोई कविता अगर पसंद की है उसे हम सुनते हैं तो गुनगुनाते हैं। आगे देखते हैं कविता की संरचना। अब कविता की बनावट, कैसे कविता बनती है, ये कवि कैसे कविताओं को बनाते हैं, या हमें अगर कविता बनानी हो तो किन किन बातों पर हमें ध्यान देना होगा, इस पॉइंट्स को हम देखते हैं इसमें। तो कविता की संरचना में अर्थ विस्तार के लिए अर्थ का विस्तार, कविता का सबसे एक और डिफिनीशन, परिभाषा होता है कि कम शब्दों में अधिक अर्थ को समाहित करने की क्षमता होती है। तो इसकी संरचना ही होता है अर्थ का विस्तार। रचनाकार प्रतीकात्मक भाषा और बिंबों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक भाषा, प्रतीक के रूप में बिंब शब्द आदि का चयन करता है। कविता के सृजन में एक प्रवाहपूर्ण लय और गति समाहित होती है। एक प्रवाहपूर्ण लय और गति का समा भी कविता के अंदर, कविता के सृजन में आवश्यक होता है। कविता के निर्माण में कविता बनाने की प्रथम अवस्था है शब्दों से दोस्ती। शब्द से दोस्ती होना अति आवश्यक है। शब्दों से खेलना, जब जितना अधिक जो व्यक्ति या जो कवि शब्दों से खेलेगा उतनी ही वो सुंदर कविता की रचना कर सकता है। शब्दों से दोस्ती होनी चाहिए, शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, उसके अर्थों की। जितनी बड़ी डिक्शनरी, शब्दकोश का उसे पता होगा उतनी अच्छी कविता का निर्माण वो कर सकता है, क्योंकि भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द ही चाहिए हमें। भाव मन में आ गए और शब्द ही नहीं है तो व्यक्त करना कठिन होगा। शब्दों के साथ खेलना, भाषा में भाव के साथ उन्हें पिरोना, और जो भाव है कविता के उस भाव के अनुरूप भाषा में उसे पिरो देना। जैसे माला के एक एक मोती को हम धागे में जब पिरो देते हैं तो कितनी सुंदर माला का रूप धारण कर लेती है, वैसे ही शब्दों को पिरोना, सीक्वेंस में पिरोना, क्रम से पिरोना आवश्यक होता है। शब्दों के भीतर समाये विशिष्ट अर्थों की परतों को खोलना। शब्द के भीतर जो समाये अर्थ है विशिष्ट, उस अर्थ के अनुरूप शब्दों का चयन, और किस अवसर पर कौन शब्द का प्रयोग हो। अनेकार्थी शब्द भी होते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द भी होते हैं, तो उसका ख्याल रखते हुए शब्दों का चयन करना होता है। अभी यहाँ पर जब हम बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ध्वनियों को सहेजना, जोड़ना और फिर एक लय के साथ एक अवस्था में पिरोना, जोड़ना ही कविता, जोड़ने से कविता बनती है, जो कि परिवेश और संदर्भ द्वारा प्रचलित होती है। परिवेश और संदर्भ के द्वारा प्रचलित होती है। अब हम देखते हैं कविता के तत्व कौन कौन से हैं। कविता बनानी होगी तो हमें क्या किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। अगर यह भी प्रश्न आता है तो इसको लिखेंगे। तो पहले है शब्द। पहला है इसका तत्व शब्द। कविता लेखन का पहला उपकरण या तत्व होता है शब्द। जैसा कि मैंने इधर भी बताया था कि कविता शब्दों से खेलना आना चाहिए, शब्दों से दोस्ती होनी चाहिए, शब्दों के साथ खेलना, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना, हर तरह से शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छी कविता लिख सकते हैं, वरना कविता लिखना संभव नहीं है। उसके अर्थ की परतों को खोलना, ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करें जो भाव हम बताना चाहते हैं वो उसके भाव को स्पष्ट करता हो। शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। शब्द के द्वारा ही कवि अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को रूप दे देंगे। भाव कितना भी अच्छा क्यों ना हो, शब्द अगर नहीं होगा तो संभव नहीं होगा। तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। शब्दों से जुड़ना ही कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। जितने अधिक शब्दों से हम खेलेंगे, जुड़ेंगे, जानकारी रखेंगे, उतनी ही ऊंचे दर्जे की कविता की रचना हम कर सकते हैं। दूसरा है इसका तत्व बिंब। बिंब कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होता है। बिंब का अर्थ होता है चित्र, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब। इस तरह से बिंब का प्रयोग भी सबसे महत्वपूर्ण होता है और कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होता है। कविता लिखते समय बाह्य संवेदनाएं मन के अंदर बिंब के माध्यम से बिंब के रूप में बदल जाती है। बिंब या चित्र का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। जो बिंब चित्र हम देखते हैं उसका प्रभाव अधिक मन पर पड़ता है। देखने से हमारे मन मस्तिष्क पर अधिक छाप छोड़ता है सुनने से अधिक। तो कान से के बजाय कान से सुनना और आंख से देखने में बहुत फर्क होता है। कान से सुनी हुई बात
कुछ समय के लिए याद होती है, लेकिन आंख से देखी हुई बात वो ज़्यादा समय तक प्रभाव डालती है और याद रहती है, स्मरण रहती है। तो इसमें बिंब का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में बिंब और श्रव्य बिंब, दृश्य और श्रव्य बिंब की संभावना तलाश करनी चाहिए, होनी चाहिए, श्रव्य और दृश्य बिंब की। तीसरा है इसका तत्व छंद। छंद का भी बहुत बड़ा रोल होता है कविता में। छंदों के द्वारा ही कविता का रूप धारण करती है, वरना छंद अगर हम नहीं दें तो कविता न होकर के गद्य रचना हो जाएगी। तो छंदों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय नहीं हो सकता, प्रवाह नहीं हो सकता। अतः कविता लिखने से पूर्व छंद की बुनियादी बातों को जानना आवश्यक है। हालांकि आजकल मुक्त छंद की कविताएं होने लगी है, छंद मुक्त कर दिया गया है, भाव प्रधान हो गया है, लेकिन प्राचीन परिभाषा में छंद को जानना भी आवश्यक है, छंद के बिना नहीं कर सकते थे। आज मुक्त छंद की रचनाएं होने लगी है, तो यह बहुत बड़ा आज के परिवेश में अर्थ नहीं रखता है। दूसरा है परिवेश, ये महत्वपूर्ण बिंदु होता है। भाषा रचना में बिंब छंद सब परिवेश के इर्द गिर्द घूमते हैं। कविता में हम कौन सा भाव बताना चाहते हैं, कौन से परिवेश का समावेश किए हैं, उसी आधार पर हम बिंब प्रस्तुत करेंगे, उसी आधार पर हम छंद प्रस्तुत करेंगे और उसी परिवेश के अनुरूप शब्दों का चुनाव करेंगे। तो परिवेश का होना भी बहुत जरूरी है, पर मुख्य तत्वों में से ये भी है। उसके बाद नंबर 5 है भाव। वैयक्तिक सोच, किसी व्यक्ति विशेष की सोच, दृष्टि और दुनिया का नजरिया क्या है, हमारी सोच क्या है, दुनिया का नजरिया क्या है, इन सब के विषय में कविता का भाव संपदा बनाती है। उस पर भाव हम ग्रहण करते हैं, कवि ग्रहण करता है और उसके अनुरूप अपनी कविता की संरचना करता है, रचना करता है। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, कहानी। दूसरा पॉइंट भी है कविता, कहानी और नाटक, 3 बिंदु है, ये नया सिलेबस में जुड़ा है 12th के। तो दूसरा है कहानी। जैसे कहानी का एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कौवा जब प्यासा था तो किस तरह से पानी घड़े में आधा था, तो पीने के लिए वो कंकड़ को डालता है निबुद्धि का इस्तेमाल करके, और पानी जब ऊपर आ जाता है तो पीकर चला जाता है। ये प्रसिद्ध कहानी है। तो ये कहानी इस तरह से, तो कहानी होती क्या है, हम इसके विषय में पहले जानते हैं। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, यहाँ क्रमबद्ध ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। पहले आता है प्यासा है कौवा, घड़े पर बैठता है, पानी अंदर है, उसका चोंच वहाँ तक पानी तक नहीं पहुँच पाता है, तब वह सोचता है और कंकड़ उसमें डालता जाता है। जैसे जैसे कंकड़ नीचे पड़ता है, पानी ऊपर आता जाता है। तो समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा किया गया। समस्या है, प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर उस समस्या का समाधान सोचता है। एक परिवेश सृजित होता है, कुछ उठापटक हो, द्वंद्व हो और अंत में कोई दुखद या सुखद निष्कर्ष हो। यहाँ पर सुखद निष्कर्ष है। कामदी और त्रासदी, 2 तरह की कहानी या नाटक का प्रचलन हमारे साहित्य में होता आया है। कामदी मतलब कॉमेडी और त्रासदी मतलब ट्रेजेडी। इंग्लिश में कॉमेडी और ट्रेजेडी होता है, हिंदी में सुखांत और दुखांत। कहानी का निष्कर्ष या तो सुखांत हो या दुखांत हो। अब यहाँ कौवा पानी पी लेता है तो सुखांत है कहानी का अंत। यहाँ अगर नहीं परिश्रम करने के बाद भी, कंकड़ डालने के बाद भी पानी अगर इतना कम होता है कि सब कंकड़ ही में सूख जाता पानी, वो कंकड़ डालने के बाद भी प्यासा ही रह जाता, नहीं पहुंच पाता, तो ये दुखद होती। तो ये दुखद निष्कर्ष निकलता उसका, ट्रेजेडी होती, त्रासदी, और कामदी सुखांत, उसे नहीं कहा जाता है। अब कहानी के तत्वों को हम देखते हैं, कहानी के कौन कौन से तत्व हैं। तो पहला तत्व है कथा वस्तु अथवा कथानक। कोई भी कहानी लिखने के लिए सबसे पहले हमें कथानक को तैयार करना होगा। जिस तरह से घर बनाना है तो सबसे पहले हम नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं, कहाँ कमरा देना है, बेडरूम कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, लैट्रिन बाथरूम इत्यादि कहाँ होगा। तो पहले हम एक नक्शा बना लेते हैं, मैप बनाते हैं, फिर उसके अनुरूप हम नींव देकर मकान बनाना शुरू करते हैं। तो कहानी के तत्व में सबसे पहला है कथा वस्तु या कथानक। हम उसे बनाते हैं, आउटलाइन देते हैं, सोचते हैं।
दूसरा है पात्र अथवा चरित्र चित्रण। अब जब हम नक्शा बना लिए तो नक्शे के अनुरूप हमें क्या क्या चाहिए, सरिया चाहिए, ईंटा चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू, जो भी चाहिए, छड़, सीमेंट इत्यादि, हम उसको इकट्ठा करते हैं। तो वो है पात्र अथवा चरित्र चित्रण। जब कथानक में हमने डिसाइड कर लिया कौन कौन से किस तरह की कहानी होगी, कौन कौन कहानी में किस तरह के भाव हैं, उसके अनुरूप हम पात्र और उसके चरित्र का चुनाव करते हैं कथानक के अनुरूप। इसके बाद है कथोपकथन या संवाद। फिर हम निर्धारित करते हैं कि अमुक चरित्र पात्र का क्या संवाद होगा जिससे कथानक आगे बढ़ता जाए, किस तरह से कहाँ हम मकान में नींव देंगे, कहाँ बीम देंगे, कहाँ पिलर बनाएंगे, कहाँ दीवार खड़ा करेंगे इत्यादि, जैसा हम संवाद में उसको सोचते हैं। नंबर 4 पर है देश काल अथवा वातावरण। कहानी का जो कथानक है वो उसका किस देश काल में है और वातावरण कैसा है। अगर हम ऐतिहासिक कहानी लिख रहे हैं तो देश काल और वातावरण इतिहास के समय का, उस समय का लेंगे। अगर मुगल काल का है तो मुगलों के समय का देश काल और वातावरण हम कहानी में स्थापित करेंगे, उस तरह के वातावरण में कहानी लिखेंगे। कहानी में इस तरह के पढ़ने से पता चल जाए कि उस समय का वर्णन किया गया है, तत्कालीन परिस्थिति का होना, ये देश काल और वातावरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद है भाषा शैली। कथानक को मजबूत करने के लिए, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भाषा शैली का सुटेबल, एक सशक्त भाषा शैली का चयन होना चाहिए। उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कहानी के लेखन में। उसके बाद है उद्देश्य। कहानी का कोई न कोई उद्देश्य होगा, या जैसे मैंने पहले बताया सुखांत या दुखांत होगी, या तो सुखद अंत होगा या दुखद अंत होगा। सुखद अंत हुआ या दुखद अंत हो, कोई न कोई उद्देश्य होगा, कोई न कोई हमें ज्ञान देगी। अब ये प्रेमचंद की कहानी मंत्र है, इसमें भी मैसेज मिला है, लास्ट में मिला है कि एक शहर के रहने वाला डॉक्टर, उसे लोगों के जीने मरने, गांव के गरीब किसान के बेटे के जीने मरने से कोई लेना देना नहीं, वो गोल्फ खेलने चला जाता है। उसका लड़का मर जाता है किसान का, लेकिन जब वही डॉक्टर का लड़का मरने लगता है तो किसान सब कुछ सोचने के बावजूद कि हम नहीं जाएंगे करने, फिर भी वो उससे नहीं रहा जाता है और वो जा करके उस डॉक्टर के लड़के को मंत्र के द्वारा उस सांप के विष को कम करके जिंदा कर देता है, उतार कर। तो ये इसमें मैसेज पे है कि भले ही शहरी लोग शहरी जीवन में, अपने हाई सोसाइटी में लोगों की मानवता को भूल गए हों, पर गांव में रहने वाला व्यक्ति, एक गरीब किसान और मजदूर, वो अपनी मानवता को नहीं भूलता है और वो शहर के लोगों से अच्छा है। अब देखते हैं कहानी में कथानक। कथानक जैसा कि मैंने बताया था कि वो नक्शा होता है। कहानी लिखे जाने की संपूर्ण योजना को कथानक कहा जाता है। पूरी योजना जो बनती है कहानी लिखे जाने की, जो योजना बना लेते हैं, नक्शा बना के तैयार कर लेते हैं हम, उसको कथानक कहते हैं। किसी भी कथा को कथानक नहीं कहा जा सकता। कोई कथा है वो कथानक नहीं है, क्योंकि कथा किसी भी कथात्मक साहित्यिक कृति का केवल ढांचा ही होती है, जबकि कथानक घटनाओं की यथावत अनुकृति मात्र न होकर कला के स्वनिर्मित विधान के अनुसार संयोजित होती है। कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है। कथानक जो होता है कहानी का एक शुरुआती नक्शा होता है। जिस प्रकार मकान बनाने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है और पूरा मकान उस नक्शे के आधार पर तैयार कर दिया जाता है, वो होता है कथानक। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद है कहानी में संवाद का क्या महत्व है। संवाद ही कहानी को, पात्र के चरित्र को विकसित करता है। जैसा संवाद होगा उसी के अनुरूप कहानी के एक एक पात्र हमारे सामने आएंगे, पात्र का चरित्र चित्रण होगा, किस प्रकार पात्र अच्छा है, बुरा है, नायक है, खलनायक है, क्या है, वो संवाद के आधार पर ही स्पष्ट होता है तथा कहानी को गति प्रदान करता है। संवाद लिखते समय लेखक नहीं, पात्र संवाद बोलता है, लेखक नहीं बोलता है, बल्कि संवाद को एक पात्र बोलता है जो उसमें कैरेक्टर होता है। संवाद बोलता, पाठक लेखक से नहीं पात्र के चरित्र से जुड़ता है। भले ही लेखक इतना ही बड़ा हो, लिखता हो, लेकिन जो पाठक है, पढ़ने वाला है, उसके जो कैरेक्टर है, पात्र है, उनके संवाद और उनके व्यवहार, उनके जो उसमें संवाद है उसके अनुरूप उससे जुड़ता है। अच्छाई या बुराई के रूप में अच्छा समझता है या बुरा समझता है, नायक समझता है या खलनायक समझता है। इसके बाद हम देखते हैं नाटक। हमारी नाट्य परंपरा में नाटकों को दृश्य काव्य कहा जाता है।
दृश्य काव्य सबसे पहले प्राचीन काल के अगर हम ग्रंथों को उठा करके देखें, कालिदास, भवभूति, भामा, रुद्रट, ये लोग नाटक ही लिखते थे, संस्कृत के नाटक महाकाव्य के रूप में। तो हमारी भारतीय नाट्य परंपरा में नाटकों को दृश्य काव्य कहा गया है। देख करके जिसको समझा जाए ऐसा भाव उत्पन्न करने वाला काव्य नाटक कहलाता है। नाटक साहित्य की वह विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है, रंगमंच पर होता है इसका। तो एक कदम यह आगे है, कविता और कहानी से नाटक एक कदम आगे होता है। कविता और कहानी में पढ़ करके फीलिंग करते हैं, जबकि इसमें देख करके तो देखी हुई बातें और अधिक प्रभावशाली होती है और मन मस्तिष्क पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। आज वर्तमान समय की अभिरुचियों के अनुसार नाटक के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। आज आधुनिक के हिसाब से नाटक के जो तत्व हैं वो इस तरह से हैं। पहला है कथा वस्तु। कथा वस्तु, कथा वस्तु जो कथानक था उसमें उसी तरह से पहले हम तैयार करते हैं ढांचा। पात्र एवं चरित्र चित्रण, जिस तरह से कहानी के पात्र उस तरह से नाटक के पात्र भी होते हैं और उनका किस तरह का कैरेक्टर है वो हम नाटककार लिखते हैं। उसके बाद उनका डायलॉग क्या है, संवाद क्या है, किस तरह के संवाद करते हैं, संवाद के अनुरूप ही पात्र का चरित्र चित्रण होता है। देश काल और वातावरण, जैसे कहानी में था उसी तरह से इसमें भी देश काल और वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। नाटक किस काल से संबंधित है उस काल का वातावरण भी स्टेज पर हमें दिखाना होता है और उस नाटक में लिखना होता है। भाषा शैली, भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान है, किस तरह से भाषा शैली जो कथा वस्तु को आगे बढ़ाए, जो हमारे नाटक के लिखने का उद्देश्य है उसको पूरा करे, भाषा शैली का महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। उसके बाद उद्देश्य क्या है, कहानी का जैसे उद्देश्य उसी तरह से नाटक का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई मैसेज छोड़ेगा, कोई ना कोई मैसेज देगा। अंधेर नगरी, चौपट राज, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये नाटक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है उसमें किस तरह से प्रभाव डालता है सुन करके देख करके, कि अगर राजा मूर्ख हो तो पूरा राज्य ही डूब जाएगा। नाटक की शिल्प संरचना, नाटक की शिल्प संरचना को हम देखें किस तरह से वो बनता है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो नाटक के अंतर्गत सर्वप्रथम कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर पिरोना होता है। एक नाटककार को रचनाकार होने के साथ साथ कुशल संपादन भी होना चाहिए। खाली रचना कर देने से नहीं होगा, क्योंकि नाटक की रचना कर देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसे तो हमें मंच पर भी दिखाना होता है। तो रचनाकार के अंदर एक कुशल संपादक का गुण भी होना चाहिए, तभी वह नाटक अधिक प्रभावशाली होगा, मंच पर ख्याति प्राप्त करेगा, लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। घटनाओं, स्थितियों, दृश्यों का चयन, मंचन का क्रम आदि देखने का अनुभव और जानकारी होनी चाहिए, तभी नाटक सफल हो पाता है। नाटक में भी शब्द चयन का महत्वपूर्ण योगदान है। जो डायलॉग हम नाटक के कलाकारों के माध्यम से, पात्र के माध्यम से दे रहे हैं, उनका शब्द भाव के अनुरूप हो, कथोपकथन कथा वस्तु के अनुरूप हो, उससे अलग न हो। नाट्य शास्त्र में नाटक के अंतर्गत बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा गया है। तो शरीर के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता, जिस तरह से मनुष्य का, उसी तरह से नाटक में शब्द के बिना कोई अस्तित्व नाटक का नहीं रह जाएगा। नाटक में प्रयुक्त शब्दों में दृश्यों को सृजित करने की अत्यधिक क्षमता होती है। जो शब्द हम बोलेंगे उसी शब्द के माध्यम से दृश्य सामने आने लगता है। कुछ कुछ हम नेपथ्य से भी बोलते हैं, पर्दे के पीछे से भी बोलते हैं, लेकिन वह भी हमें सिचुएशन को बताने के लिए कारगर होता है, सफल रहता है, जिससे वह लिखे और उच्चारित किए गए शब्दों में भी ज्यादा उस तथ्य को ध्वनित करे जो लिखा या बोला नहीं जा रहा है, उसको भी स्पष्ट कर देता है संवाद के द्वारा, बोलकर के द्वारा। शब्द चयन, तो शब्द चयन का महत्वपूर्ण योगदान सब में है, कविता में भी है, कहानी में भी है, पर नाटक में और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इसे स्टेज पर मंचन करना होता है। नाटक में अब संवाद की बात करते हैं, हम एक पॉइंट इसमें लेते हैं। नाटक में संवाद नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है। जब दो कलाकारों के बीच आपस में संवाद होता है तभी हम कथा वस्तु को समझते हैं,
नाटक के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, नाटक में तनाव भी आना चाहिए। वो शब्दों के या डायलॉग के माध्यम से ही होता है, संवाद के माध्यम से ही हो सकता है। बीच में टेंशनाइज हो जाते हैं दर्शक, कलाकार। उत्सुकता होनी चाहिए, आगे क्या होगा, इस तरह के संवाद होने चाहिए ताकि आगे दर्शकों को, पाठकों को अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करे कि आगे क्या होने वाला है। कोई रहस्यात्मक कहानी हो, संवाद हो, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसी महत्वपूर्ण तत्व अनिवार्य है। इन सब तत्वों का होना अति आवश्यक है। संवाद शैली थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने वाली होनी चाहिए। संवाद की जो शैली है वो बहुत लंबे लंबे संवाद को कोई नहीं सुनता। नाटक में संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होता है एक नाटककार को। बहुत बड़े बड़े डायलॉग, बड़े बड़े संवाद से दर्शक ऊब जाते हैं और उसे सुनना नहीं चाहते हैं। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्र और उसके बीच होने वाले संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। जो भी होना सोचता है, कहना चाहता है, अपने चरित्र और उसके बीच होने वाले जो संवाद है उसी आधार पर स्पष्ट हो जाता है संवाद के माध्यम से संवाद कैसा है। तो संवाद का बहुत बड़ा योगदान है नाटक में। इस तरह से कहानी, कविता और नाटक संपन्न हुआ। उम्मीद है आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।